हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने 7वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र और प्रकरण क्षेत्र पंचायत से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस पाठ्य योजना को हम कैसे बनाएंगे। तो पाठ्य योजना बनाने से पहले हमको कुछ चीज़ें बता देते हैं। अगर आपको इतिहास का लेसन प्लान देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और सिविक्स के भी आपके इससे पहले 6 जो लेसन प्लान है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप जाके वहाँ से वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप पाठ्य योजना लिखेंगे। पाठ्य योजना में आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। हम लोग का ये 7वां लेसन प्लान है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय के नाम में आप वहाँ का लिखेंगे जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होगा आपको। विषय हमारा नागरिक शास्त्र है और प्रकरण है क्षेत्र पंचायत। तो फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य मैंने आपको बताया है, समान उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होता है? समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य आप पहली पाठ्य योजना में अगर लिख लिए हैं तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समान उद्देश्य सभी में एक ही रहता है। तो आप पूर्वत लिख सकते हैं। समान उद्देश्य अगर आपने नहीं लिखा है तो आप हमारे चैनल पे और सिविक्स का पहला लेसन प्लान देख लीजिए, उसमें समान उद्देश्य आपको बताया गया है। या फिर मैं समान उद्देश्य की एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी आप लोग को, आप लोग उससे देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको कई बिंदु देखने को मिलते हैं, परंतु मुख्यतः आप 3 बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए, विशिष्ट उद्देश्य हमारा बदलता रहता है क्योंकि हमारा प्रकरण सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत 3 बिंदु हैं जो देखिए। पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा बिंदु है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए, आपको इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें ज्ञान देने की बात हो रही है। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र क्षेत्र पंचायत के विषय में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र क्षेत्र पंचायत की गठन प्रक्रिया के विषय में जान सकेंगे। तीसरा बिंदु, छात्र क्षेत्र पंचायत के स्रोत के बारे में जान सकेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो छात्रों को समझ में आए वो यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, छात्र क्षेत्र पंचायत के गठन को बता सकेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा, छात्र क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के बारे में बता सकेंगे। तीसरा बिंदु, छात्र क्षेत्र पंचायत के कार्यों को बता सकेंगे। अब आता है हमारा तीसरा बिंदु क्रियात्मक उद्देश्य का, यानी जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखेंगे? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो पहला बिंदु है छात्र क्षेत्र पंचायत के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। दूसरा, छात्र क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधि बनकर विकास कार्यों के लिए भविष्य में आगे आएंगे। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में देखिए आप क्या लिखेंगे? पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र क्षेत्र पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री आप जो भी कक्षा में जिस भी उपकरण का उपयोग छात्रों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए करते हैं, उसे आप सहायक सामग्री में लिखेंगे। तो सहायक सामग्री में देखिए, समस्त कक्षोपयोगी सामान, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सामग्री आदि, चार्ट वगैरह आप ले सकते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न से ही पाठ्य योजना की जो है शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। आपके प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण से ही रिलेटेड होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो आपका उत्तर हो उसी से अगला प्रश्न स्टार्ट होना चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्न का बनाने से पहले आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें क्रम संख्या, दूसरा है छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्रा अध्यापक क्रिया, और तीसरा है छात्र क्रिया।
ये सारी चीज़ लिखने के बाद आपका प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारत की अधिकांश आबादी कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? गाँव में। दूसरा प्रश्न, कई गाँवों को मिलाकर क्या बनता है? तो क्या बनता है? ग्राम पंचायत बनता है। तीसरा प्रश्न, ग्राम पंचायत से बड़ी कौन प्रशासनिक इकाई होती है? तो कौन होती है? क्षेत्र पंचायत होती है। चौथा प्रश्न हमारा, क्षेत्र पंचायत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हमारे लिए क्या है? छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देते हैं प्रस्तुतिकरण में। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? उद्देश्य कथन इसलिए किया जाता है ताकि प्रकरण के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य कथन किया जाता है। देखिए यहाँ पर छात्र जो है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो है कक्षा में उद्देश्य कथन करेंगी। आज हम लोग क्षेत्र पंचायत के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आप प्रस्तुतिकरण, यदि आपने एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाया है तो आप प्रस्तुतिकरण में कुछ नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, परंतु 2 अनुवृत्ति में पढ़ाए हैं तो आपको यह लिखना होगा कि शिक्षण सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में पढ़ाया जाएगा। प्रथमा अनुवृत्ति में देख लीजिए, क्षेत्र पंचायत का गठन एवं कार्यकाल। इसको करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला कॉलम बनाएंगे आप शिक्षण बिंदु का, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे आप, और जो आपने प्रथम अनुवृत्ति में लिखा है क्षेत्र पंचायत का गठन एवं कार्यकाल, यही चीज़ें आप कहाँ लिखेंगे? ये चीज़ आप शिक्षण बिंदु में लिख लेंगे। फिर स्पष्टीकरण करेंगे आप। स्पष्टीकरण में देखिए, ग्राम पंचायत से ऊपर की प्रशासनिक इकाई को क्षेत्र पंचायत कहते हैं। क्षेत्र पंचायत में जितने गांव आते हैं उन गांव के 18 वर्ष के जिनका नाम मतदाता सूची में है वो वोट देकर चुनते हैं। ठीक, स्पष्टीकरण के सामने आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में आप मेन पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसे वयस्क वीडीसी सदस्य। अब देखिए, उन गांव के 18 वर्ष के जिनका नाम मतदाता सूची में है वो वोट देकर चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके ऑफिस को ब्लॉक ऑफिस कहते हैं। क्षेत्र पंचायत के सबसे बड़े अधिकारी को विकास खंड अधिकारी अथवा क्या कहा जाता है? बीडीओ कहा जाता है। फिर आपका स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न था क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत के ऑफिस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑफिस कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, क्षेत्र पंचायत के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभी बताया गया है, बीडीओ कहा जाता है। फिर शुरू हो जाता है हमारा द्वितीय अनुवृत्ति। द्वितीय अनुवृत्ति लिख के आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्षेत्र पंचायत की समितियां तथा कार्य। फिर से 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा श्यामपट्ट कार्य। यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया आप यहाँ पे लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे समितियां, उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे क्षेत्र पंचायत अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती है। क्षेत्र पंचायत में प्रमुख समितियां निम्न प्रकार से होती हैं। पहला है निर्माण समिति, गांव में बन रही इमारतों पर नज़र रखती है। फिर है हमारा दूसरा जल समिति, सभी गांवों में पानी का बंदोबस्त देखती है। तीसरा शिक्षा समिति, स्कूलों में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेती है। और चौथा है हमारा स्वास्थ्य समिति। स्वास्थ्य समिति क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम व लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। ठीक है, फिर आप यहाँ जो छात्र क्रिया में स्पष्टीकरण के ठीक सामने लिख लेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
स्पष्टीकरण देने के बाद तुरंत आपको बोध प्रश्न पूछने होंगे। बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं कि आपने जो छात्रों को स्पष्टीकरण दिया या आपने जो छात्रों को पढ़ाया उसका कितना ज्ञान जो है छात्रों के मस्तिष्क में अर्जन हुआ, उनके ज्ञान का आकलन कर उनके समझने की क्षमता का आकलन करने के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। क्षेत्र पंचायत की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? निर्माण, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा प्रश्न हमारा, आय के क्या स्रोत हैं? तो कर एवं सरकारी अनुदान। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य देख लीजिए, सभी पाठ्य योजनाओं में एक ही तरह रहते हैं। छात्रा अध्यापिका, यदि छात्र है तो छात्रा अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य करने का निर्देश देंगी तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अब देखिए आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको प्रकृति से ही रिलेटेड प्रश्नों को रखना है। प्रश्न रिपीटेड वाले प्रश्न आपको इसमें नहीं रखना है। प्रश्न जो है यूनिक होने चाहिए और प्रकृति से ही रिलेटेड होने चाहिए, प्रकृति से बाहर नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। दूसरा प्रश्न, ग्राम प्रधान तथा बीडीसी को मिलाकर क्या बनता है? क्या बनता है? क्षेत्र पंचायत बनता है। तीसरा प्रश्न हमारा, मतदान कितने वर्ष के लोगों द्वारा किया जा सकता है? तो 18 वर्ष के लोगों द्वारा किया जा सकता है। अब आता है हमारा गृह कार्य। तो देखिए, गृह कार्य में आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने को दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, छात्र क्षेत्र पंचायत के कार्यों को लिखकर लाएंगे। अब आप सबसे लास्ट में समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि जब समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ने के बाद आपकी जब अध्यापक द्वारा आपकी फाइल साइन की जाएगी तब वहाँ पे उनके द्वारा टिप्पणी की जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे समीक्षा में यह फाइल साइन हुई तो क्या लिखा गया है? पाठ पढ़ाया गया। ऐसे ही वहाँ पे भी आपके लेसन प्लान को लेकर जो भी त्रुटियां होंगी, अगर कुछ कमियां होंगी या फिर अनुशासन सही होगा, कक्षा में पढ़ाने का ढंग सही होगा, तो जो अध्यापक होंगे वो अपने अकॉर्डिंग आपके उस पर मतलब टिप्पणी करेंगे फाइल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।